में हमें क्या मिलेगा? वो बेबाकी से बोली, आपको क्या चाहिए? उसके गले में कीमती हार और कलाइयों में सुनहरी चूड़ियां नजर आई थीं। तभी मैंने बात बनाई, तुम्हें अपना सारा जेवर हमारे हवाले करना होगा। वो जुमानी अंदाज में बोली, क्या जेवर जरूरी है? आप कोई और मुतालबा भी तो मनवा सकते हैं। रात के वक्त गैर मर्द के साथ जंगल में मंगल मनाने वाली से इसके अलावा तवक्को ही क्या की जा सकती थी। शुक्र था कि सरदार की समझ में उसकी खुली डुल्ली दावत नहीं आई थी, वरना चटाख की आवाज जरूर गूंजी होती। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, हमें सिर्फ जेवर ही चाहिए। पागल नहीं हैं जो बग्गू उस्ताद की मंगेतर पर गलत निगाह डालने का हौसला कर सकें। जेवर बचाने के लिए वो खुद को सस्ता करने पर तुल गई। बोली, उसे कौन बताएगा? मैंने कहा, अच्छा, अपने साथी से मशवरा करता हूँ। और बात करने के बहाने मैं सरदार को एक तरफ ले गया। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा फासला पैदा किया था और वही हुआ जो सोचा था। हमारे जरा सा दूर जाते ही वो भाग पड़ी। मैंने कहा, ओए, कहाँ भाग रही हो? रुको। मैंने भागने की अदाकारी करते हुए चंद कदम लिए और फिर रुक गया। वो चौकड़ी भरते हुए झाड़ियों के बीच रूपोश हो गई थी, यूं कि अब हम चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। सरदार हंसा, बोला, पलवशे बहन ने कुछ ज्यादा ही डरा दिया है कि अब लड़कियों से दूर भागने लग गए हो। बगैर बताए वो मेरा मतमय नजर जान गया था। मैं दांत निकालते हुए बोला, खामखा की मुसीबत ही गले पड़ गई थी यार। सरदार ने मुंह बनाया, बोला, क्या इसे भगाना मुनासिब था? इसको तो खत्म भी किया जा सकता था। मैंने उसे मतून किया, कहा, मुझे नहीं लगता एक खान इतनी बड़ी बेगैरती पर राजी होता। सरदार बोला, सही कहा, मगर मैंने तुम्हें मशवरा दिया था। मैंने दांत पीसे, कहा, अगर तुम्हारी गुफ्तगू से बेहुदा गोई हजफ कर दी जाए तो यकीन करो पीछे खामोशी ही बचती है। वो तुर्की बतुर्की बोला, और तुम्हारी जिंदगी से बेगैरती निकाल दी जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। मैंने कहा, बकवास की बजाय अगर रात गुजारने की जगह ढूंढने की कोशिश करते तो थोड़ा आराम मिल जाता। वो दबी जबान में हंसा, बोला, वैसे इन होंठों से अच्छी बात खाल ही निकलती है। उसी वक्त हम एक टीले के पास से गुजरे। सरदार बोला, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे मुतवज्जे करके उसने चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो मिट्टी का ढेर इर्द गिर्द की जमीन से चंद फुट बुलंद था। उसका रकबा 15-20 गज से ज्यादा नहीं था। उस पर कोई दरख्त तो मौजूद नहीं था, अलबत्ता छिदरी छिदरी झाड़ियां मौजूद थीं। यकीनन तुम्हें अपनी पलवशे से कुछ बातें करना होंगी, तो तब तक मैं नींद कर लूं। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए सरदार ने सफरी थैला सर के नीचे रखकर आंखें मूंद लीं। मैं भी राइफल का कैरिंग बैग कंधों से निकालकर उसके करीब पांव पसार कर बैठ गया। दोनों का एक साथ सोना किसी तौर मुनासिब नहीं था। 10-15 मिनट नहीं गुजरे थे कि आबादी की जानिब से 15-20 टॉर्चों की रोशनी आती दिखाई दी। मेरा माथा ठनका, लगा परवीन बीबी ने हमारा राज फाश कर दिया है। कोई और वजह भी हो सकती थी, लेकिन सोचने या गौर करने का वक्त नहीं था। मैं सरदार को मुखातिब हुआ, खान साहब उठ जाएं। उसका नींद में डूबा हुआ हुनकारा उभरा। मैं मुतबस्सम हुआ, बोला, भला ये तो बताओ, पठान ड्राइवरों ने अपने ट्रक के पीछे क्या लिखवाया होता है? वो तपते हुए बोला, इस वक्त तो दिमाग में तुम्हें गाली बकने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने जल्दी पर तेल छिड़का, कहा, चलो मैं बता देता हूँ। लिखा होता है, चल प्यारे, तेरी किस्मत में आराम नहीं। वो बोला, राजे अगर। वो सीधा होते हुए कुछ कहने लगा था कि रोशनियों पर निगाह पड़ी। फिर बोला, कहा था उसे आजाद करना ठीक नहीं है। मैंने कहा, फिर गलती सुधारने का वक्त हुआ चाहता है। मैं राइफल का थैला पीठ पर लादने लगा। पाँव में जूते डालकर वो भी सुरत से उठ खड़ा हुआ। क्लैशनकोफ उसने हाथ में पकड़ ली। यकीनन एक स्नाइपर की राह में नींद और आराम हायल नहीं हो सकता। खान बोला, क्या ख्याल है, पीछे मुड़कर भागा जाए या छुपाओ और तलबीस से काम लें? मैंने सोचते हुए कहा, अब ये भी मालूम नहीं कि हमारी तलाश में आ रहे हैं या कोई और मतमय नजर है। सरदार तंजिया लहजे में बोला, जिस मोहतरमा को भगा कर हीरो बने हो उसे कॉल करके पूछ लो। मैंने फैसला सुनाया, कहा, मेरा नहीं ख्याल ये इस जंगल में 2 स्नाइपरों को दिन के वक्त भी तलाश कर लेंगे, कुछ रात को ढूंढ पाए। सरदार बोला, चलो फिर। जेब से चाकू निकालते हुए सरदार करीबी झाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर घंटी आने लगी। फोन वाइब्रेशन पर था। थरथराहट सिर्फ मुझे ही महसूस हुई थी, मगर वो ऐसा वक्त न था कि मैं राब्ता मुनक़ता ही कर सकता, कुजा कॉल अटेंड करता। मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर निगाह डाली तो पलवशे की कॉल आ रही थी। उसे समझाने की मोहलत नहीं थी। गो पलवशा की कॉल का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि जब जी चाहता मेरा नंबर घुमा देती। अलबत्ता उमूमन वो इस वक्त कॉल नहीं किया करती थी। कॉल काटने का बटन दबाकर मैंने मोबाइल फोन को मुकम्मल ऑफ कर दिया था। उसे बाद में भी वजाहत दी जा सकती थी। सरदार ने मशवरा दिया, राजे, मोबाइल फोन की जान छोड़ो और छुपने की तैयारी पकड़ो।
मैंने अतराफ का जायजा लेते हुए हैरानी जाहिर की। कहा, पता नहीं पलवशे इस वक्त क्यों कॉल कर रही हैं। वो बोला, बाद में उसी से पूछ लेना, फिलहाल उसकी कॉल से ज्यादा अहम मरहला दरपेश है। इतना कहते ही वो चौंका, फिर बोला, मेरे नंबर पर भी कॉल आने लगी है, शायद तुमने उसे मिशन का बताया हुआ है। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। नफी में सर हिलाते हुए मैं छुपाव की तरफ मुतवज्जे हो गया। अगले 10-15 मिनट में हम दो झाड़ियों में यूं पैवस्त हुए कि झाड़ी का हिस्सा ही बन गए थे। तलाश करने वाले दो की टोलियों में आगे बढ़ते आ रहे थे। एक दो बार हल्की सी चीखो पुकार मची, शायद कोई जानवर वगैरह निकल कर भागा था जो उन्हें चौंका गया था। वो फैल कर आगे आ रहे थे और एक दूसरे को आवाजें देकर राब्ता बहाल रखे हुए थे। वो मिली-जुली सराइकी और पंजाबी बोल रहे थे। अचानक फायर की आवाज गूंजी। उससे मुत्तसिल मुसर्रत भरा कहकहा उभरा, साथियों, बहुत मोटा खरगोश हाथ लगा है। दो आदमी हमसे चंद कदम आगे रुके थे। इस बेगैरत के काम देखो। फिर बेजारी भरे अंदाज में कहा गया, तो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। बग्गू उस्ताद ने उस छन्नाल की खातिर हमारे आराम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसरार तो मिलने से रहा, कोई खरगोश वगैरह ही पकड़ लें तो गनीमत है। पहले ने लुकमा दिया। पीनों को तो 2-3 दफा मैंने भी इसरार के साथ गपशप करते देखा है और उसकी शह पाकर ही बेगैरत ने ऐसी कोशिश की होगी। दूसरा तंजिया अंदाज में बोला, बग्गू उस्ताद की नजर में तो वो दूध से धुली है। पहला बोला, इसरार बहुत अच्छा तैराक है, मुझे नहीं लगता वो जजीरे पर टिका होगा। दूसरे ने कहा, पता नहीं उस बेगैरत के रंग में भंग किसने डाली है, उन दोनों का भी कोई पता नहीं चल रहा। पहला बोला, शायद अब तक इसरारे के पीछे लगे होंगे। वो गुफ्तगू करते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चांदनी के अलावा उन्हें टॉर्चों की ताकतवर रोशनी भी मयसर थी, मगर उस जगह वो हमें दिन की रोशनी में भी न ढूंढ पाते। उनकी गुफ्तगू से यही अंदाजा हुआ था कि परवीन बीबी ने अपना दामन बचाने के लिए आशिक नामुराद का भांडा फोड़ दिया था। यकीनन उसे हमसे डर था कि कहीं बग्गू उस्ताद के सामने उसका राज फाश न कर दें। बेचारी हमें कहाँ जानती थी। सरदार दबे लहजे में मुस्तफसिर हुआ, बोला, उनकी तलाश खत्म होने तक यहीं दुब के रहेंगे। मैंने मशवरा दिया, कहा, मेरा ख्याल है किसी मजबूत दरख्त का सहारा लेना पड़ेगा। सरदार मुत्तफिक होते हुए झाड़ी से निकल आया, बोला, चलो। मैंने भी झाड़ी से निकलकर कटी हुई टहनियों को झाड़ी की जड़ में फेंका और आबादी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ढूंढने वालों की नफ्सियात को मद्देनजर रख कर किए जाने वाले छुपने के इक़दामात कम ही नाकाम होते हैं। तलाश करने वालों का सारा जोर आबादी से दूर जगहों पर होना था। ऐसे में हम छुपने के साथ हदफ को ढूंढने की कोशिश भी जारी रख सकते थे। फरलांग भर चलने के बाद कीकर का बड़ा और घना दरख्त नजर आया, जिसकी मजबूत शाखें आसानी से हमारा वजन सहार सकती थीं। मुत्तफिका तौर पर उसे मुंतखब करते हुए सरदार ने मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। जंगली दरख्तों की तराश खराश कोई नहीं करता, तभी टहनियां और शाखें बेहंगम अंदाज में फैली होती हैं और रास्ता बनाए बगैर ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। मैंने छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी हाथ में थामी और रुकावट डालने वाली टहनियों को साफ करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। मेरे ऊपर जाने तक सरदार नीचे निगरानी करता रहा। जो ही मैंने अपने लिए मुनासिब जगह ढूंढकर 1-2 शाखे पर नशिस्त टेकी, वो ऊपर आने लगा। इस दौरान हमने टॉर्च जलाने से गुरेज किया था, बस चांद की हल्की फुल्की रोशनी ही से मदद लेते रहे। इंसानी आंख की साख्त अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि मुसलसल अंधेरे में काम करने से तारीकी में भी चीजों के हजूले देखने की सलाहियत रखती है। सरदार ने भी मुझसे चंद हाथ दूर जगह संभाल ली। मचान बना नहीं सके थे, इसलिए सोने की कोशिश बेकार थी। वक्त गनीमत समझते हुए हम सरगोशियों में आगे का लाह अमल तय करने लगे। काफी सारी तजावीज ज़ेरे गौर लाईं, मगर किसी एक पर भी मुत्तफिक न हो सके। इसी दौरान सुबह सादिक हो गई। तलाशी टोलियों की टॉर्चों की रोशनी दूर से नजर आने लगी थी। हमने चुप साध ली कि हल्का सा खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे, लेकिन जब मुकद्दर में आजमाइश लिखी हो तो तदाबीर कामयाब नहीं हुआ करती। वो बेफिक्री और बेपरवाही से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। गो मलगजा उजाला फैल रहा था, मगर दरख्तों की वजह से अब तक तारीकी ही महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने टॉर्चें नहीं बुझाई थीं। एक जोड़ी बिल्कुल उसी दरख्त के नीचे से गुजरी जिस पर हम बराजमान थे। अचानक एक बड़ा परिंदा फड़फड़ा कर उड़ा और हमारे लिए मसाइल का दरवाजा खोल दिया। टॉर्च की रोशनी परिंदे की तरफ फेंकी गई थी, जो उसकी पहचान को यकीनी बनाने के लिए परों की फड़फड़ाहट के पीछे लपकी। 2 दरख्तों से होती हुई रोशनी हमारे दरख्त के वस्त तक पहुंची, और ये तो मुत्तफिका उसूल है कि टॉर्च वाले की नजर रोशनी के ताक़ुब में होती है। गो ये लाशऊरी में की गई बेफायदा हरकत थी, मगर उसका इख्तिताम हमारे मुनकशिफ होने पर हुआ था। रोशनी को अपनी तरफ आता देखकर सरदार बड़बड़ा कर रह गया, मारे गए। मैंने भी खतरे की बू सूंघ ली थी और अब छुपने की कोशिश नहीं की जा सकती थी।
हिफाजती इकदाम के लिए साइलेंसर लगा पिस्टल मेरे हाथ में मुंतकिल हो गया। आखिरी वक्त तक मैंने किसी बेहतरी की उम्मीद में ट्रिगर नहीं दबाया था, लेकिन मेरी एहतियात रायगां बल्कि नुकसानदेह साबित हुई थी। टॉर्च वाले के होंठों से जोश भरी आवाज निकली, ओए ये यहाँ छुपा बैठा है। उसका हाथ कंधे से लटकती हुई राइफल की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक मैं ट्रिगर दबा चुका था। ठक की आवाज के साथ वो नीचे गिरकर एड़ियां रगड़ने लगा। इतने करीब से चलाई गई गोली के रायगां जाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। उसका साथी चीखते हुए भागा। हम चीख तो नहीं रोक सकते थे, अलबत्ता उसके कदमों को लगाम डालना मुमकिन था। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। वो औंधे मुंह गिर कर तड़पने लगा। मुख्तलिफ अतराफ से मिली जुली आवाजें उभरी। क्या हुआ? कौन है? भागने न पाए, हम आ गए हैं। सोचने का वक्त था, ना मशवरा करने की मोहलत। अपने बैग कंधों में डालकर हम लचकीली शाखों को पकड़कर नीचे कूद गए। ऐसे हालात में स्नाइपर्स करीबन एक ही तरह सोचते हैं। हर वो शख्स जो अमली जिंदगी में धक्के खा चुका हो, उसके लिए बरवक्त फैसला करना मुश्किल नहीं होता। दरख्त और झाड़ियों के झुंड छुपने के लिए निहायत साजगार थे। नीचे उतरते ही हम आबादी की जानिब भागे, क्योंकि मुखालिफ जानिब से टोलियों की आमद जारी थी। उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। फायर करने वाले ने हदफ को देखे बगैर ट्रिगर दबा दिया था। हम रुकने की हालत में नहीं थे, पहले वहां से फासला पैदा करने की जरूरत थी। मुख्तलिफ टोलियों की चीखो पुकार शुरू हो गई थी। 2 लंबे ब्रस्ट फायर किए गए। क्लैशनकोफ की जानी पहचानी तड़तड़ समातों पर गिरा गुजरी थी कि फायर दुश्मन की तरफ से दागे गए थे। सरदार ने फूले हुए सांसों में अंदेशा जाहिर किया। बोला, लगता है घेरे में आ गए हैं। मैंने कहा, उन्हें अब तक मामला वाज़ेह नहीं है, अलबत्ता हमारी पहचान होने के बाद काम खराब हो जाएगा। एक घबराई हुई आवाज ने इंकिशाफ किया, रमजू और बशीरा दोनों मारे गए हैं। साथ ही चीखती आवाज में बेचारे इसरार को कोसा गया। हम दबे कदमों दूर हटने लगे। दुश्मनों की आवाजें आना बंद हो गई थीं। फरलांग भर दूर आकर हमारे कदमों में ठहराव आ गया। मैं एक झाड़ी के करीब हुआ। कहा, मैं इसमें छुप रहा हूँ, तुम साथ वाली झाड़ी में घुस जाओ। उसने मशवरा दिया, ये झाड़ी काफी बड़ी है, इसी में दोनों ठीक रहेंगे, वरना दूर से मशवरा करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने चुप रहकर उसकी खामोश तायद की थी। चूंकि थोड़ी देर पहले हम एक दरख्त से उतर कर भागे थे, इसलिए दुश्मनों की तवज्जो अब दरख्तों की तरफ मबजूल हो जाना थी। तेज धार चाकू निकाल कर दोनों टहनियों को काटने लगे। इस दौरान हम अतराफ से भी गाफिल नहीं हुए थे। निशानेबाजी के बाद छुपाव और तलबीस एक स्नाइपर की पहचान हुआ करती है, क्योंकि उसे दुश्मन के निहायत करीब जाकर कार्रवाई करना होती है। इसलिए स्नाइपर का दुश्मन की नजर से ओझल रहना ही मकसद की कामयाबी और उसकी बका के लिए जरूरी तरीन होता है। छुपाव और तलबीस के लिए स्नाइपर्स क्या क्या तरीके बरूए कार लाता है, ये मौजू बहुत ज्यादा तफसील का मुतकाजी है। लिबास, राइफल, स्नाइपर का जिस्म और कमीनगाह के अतराफ का छुपाव सब इसमें शामिल हैं। ये दरसी किताब नहीं, इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। अलबत्ता ज्यादा सामीन चूंकि फौजी पस मंजर नहीं रखते, तभी सूरत हाल की वजाहत को गाहे गाहे ये जरूरी होता है। हमने सूरत से टहनियां अपने लिबास के गिर्द इस अंदाज में लपेटी कि वो लिबास का हिस्सा बन गईं। स्नाइपर्स उमूमन यूं छुपते हैं कि चंद फुट के फासले पर खड़ा दुश्मन भी उन्हें न ढूंढ सके। इस मकसद को वो जमीन में गड्ढा खोद कर भी घुस सकता है। दरख्तों की बुलंदी पर घनी झाड़ियों का लिबास ओढ़ कर भी बैठ सकता है, किसी झाड़ी का हिस्सा भी बन सकता है, बर्फ में भी दफन हो सकता है और किसी कब्र में भी लेट सकता है। दुश्मन न जाने क्या कर रहे थे कि इब्तिदाई फायरिंग के बाद गोली नहीं चली थी, न कोई इस जानिब करीब आया था। शायद वो साथियों की लाशें संभाल रहे थे, या शायद किसी और समत हमारी तलाश में निकल गए थे। हमारे इंतजार ने ज्यादा तूल नहीं खींचा था। जल्द ही आबादी की जानिब से आवाजें आने लगी थीं। वो झाड़ियां खंगालने के साथ दरख्तों को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। सरदार ने मुंह शिगाफी की, राजे, मेरा ख्याल है पलवशा बहन के बेवा होने का वक्त हुआ चाहता है। मैं इत्मीनान से बोला, खान साहब, ली जोना भी नहीं बचेगी। सरदार बोला, खैर, उसे फख्र तो हासिल होगा कि शहीद खान की बेवा कहलाएगी और मेरी अकेली वारिस भी। पलवशे बेचारी को तो तुम्हारी महबूबाओं की प्लाटून से निपटते ही बकिया जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा, बेशर्म, पलवशे और रोमा के अलावा मेरी जिंदगी में कौन है? खान इत्मीनान से बोला, गुलगारे, जैनी, लौरा, परमा उर्फ परी, जरमीने, ये सब किस ड्रामे के किरदार थे? मैंने चिल्लाते हुए कहा, यार, बहतान लगाते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? खान बोला, और तुम्हें बेगैरती करते हुए शर्म नहीं आती? घर में एक छोड़ो 2 बीवियां मौजूद हैं। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया कि दुश्मन करीब आ गया था। हमने सांस तक साध लिए थे। पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर।
राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा, शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। सुबह नमाज पढ़कर नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तभी पता चला कि 10 बजे यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर्स की ऑपरेशन के मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में हमें किसी ने नहीं बुलाया था। कॉन्फ्रेंस कहीं 12 बजे खत्म हुई। दोपहर के खाने और जोहर की नमाज के बाद हमारा बुलावा आ गया था। हम वहाँ SSG कंपनी के ज़ेरे कमान थे। मेजर शाहिद इकबाल की ख्वाबगाह और दफ्तर एक ही कमरे में थे। हम इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुए। हमारे सैल्यूट का जवाब देते हुए उसने प्लास्टिक की कुर्सियों की तरफ इशारा किया, बैठो। हमने नशिस्त संभाल ली। शुक्रिया सर। तारुफ के बाद उन्होंने रस्मी गुफ्तगू से तमहीद बांधी। बोले, माजरत, कल मैं मसरूफ था और आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। खाने पीने और रिहाइश में कोई मसला तो दरपेश नहीं हुआ। सरदार ने नफी में सर हिलाया। नहीं सर। वो मुद्दे पर आए। बोले, तो काम की बात हो जाए। आप लोगों को सूरत हाल वाज़ेह है। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा हाँ, मगर हमें करना क्या है इस बारे में लाइल्म है। वो तफसील बताते हुए बोले, पूरे इलाके को फौज ने घेरे में ले लिया है, लेकिन पुलिस वालों की बड़ी तादाद को डाकुओं ने यरगमाली बनाया हुआ है। इस वजह से न हम तोपखाने की गोलाबारी कर सकते हैं, न हेलीकॉप्टर या जहाज से बमबारी कर सकते हैं। अगर हमला किया जाए तब भी यही सूरत हाल दरपेश होगी कि वो यरगमालियों को जानी नुकसान पहुंचाएंगे। अब लेदे के कमांडोज की छापामार कार्रवाई बची है, लेकिन इस सूरत में भी यरगमालियों के बचने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। डाकुओं की तादाद काफी ज्यादा है और वो मुकाबले पर तुले हुए हैं। अगर यरगमाली उनके कब्जे में न होते तो आधे घंटे की मार थी, मगर बदकिस्मती के ऐसा नहीं है। उन्होंने चुप साधते हुए कहा, कुछ पल्ले पड़ा? मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा, सर, डाकुओं की एक बड़ी तादाद जजीरे पर मौजूद है और उनके खात्मे के लिए 2 स्नाइपर क्या कर सकते हैं? वो मुतबस्सम हुए। बोले, तो स्नाइपर्स का क्या काम होता है? मैंने इत्मीनान से कहा, कलीदी अफराद को निशाना बनाना। उनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। बोले, यहाँ भी आप लोगों ने सिर्फ एक ही शख्स को निशाना बनाना है और जंग खत्म। सरदार ने बेसब्री जाहिर की। वो कैसे? मेजर शाहिद ने वजाहत की। बोले, गैंग का सरबराह मुन्ना है और वो तकरीबन हथियार डालने पर आमादा है, मगर उसका दस्ते रास्त जहान उर्फ झल्लू मुखालिफत कर रहा है। झल्लू का गैंग में बहुत असर और रसूख है। यूं समझो उसकी मर्जी के बगैर मुन्ने को राजी नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसकी हलाकत की सूरत कवी इम्कान है कि मुन्ना गिरफ्तारी दे दे। सरदार पुरएतमाद लहजे में बोला, ये तो कोई मसला ही नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, क्या झल्लू की दूर से शनाख्त मुमकिन है? मेजर साहब ने इनकार में सर हिलाया। बोले, मैं सिर्फ तस्वीर दिखा सकता हूँ। मैंने साफ गोई से कहा, फिर तो मसला बनेगा। हदफ की निशानदही आपका काम है और उसे अंजाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी। मेजर साहब ने मानी खेज लहजे में कहा, अगर अपना काम भी हम आपकी सवाबदीद पर छोड़ना चाहें तो। मैं सोच में पड़ गया। उन्होंने मुंह बनाया। बोले, वसीम साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे कि उन्होंने अपने बेहतरीन स्नाइपर हमारे पास भेजे हैं। मैंने ख्याल जाहिर किया। कहा, जजीरे पर जाए बगैर मतलूबा आदमी को निशाना बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इतने फासले से टेलीस्कोप साइट से किसी को तस्वीर की मदद से पहचानना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा, दरिया किनारे मुझे कोई ऐसा मकाम नजर नहीं आ रहा जहां से जजीरे पर कारगर फायर किया जा सके। उन्होंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। बोले, पेड़ गिनने की बजाय मैं आम खाने में दिलचस्पी रखता हूँ। आप अपनी जरूरियात बताएं और काम पूरा करें। सरदार और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने धीरे से सर हिला दिया। मैं मेजर साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, हमें हल्की स्नाइपर राइफलें चाहिए होंगी, क्योंकि रेंज मास्टर को जजीरे पर ले जाना मुश्किल होगा। इस बात में सर हिलाते हुए उन्होंने पेशकश की। कहा, मिल जाएगी। कोई मददगार चाहिए तो कमांडो प्लेटून से बंदे ले सकते हो। मैंने पूछा, जजीरे तक पहुंचने का आसान तरीका क्या होगा? उन्होंने कहकहा लगाया। बोले,
ढूंढो, मैंने नशिस्त छोड़ते हुए कहा। फिर इजाजत दें। सरदार भी मेरी तकलीद में खड़ा हो गया था। शाहिद साहब ने हमें हाथ से बैठने का इशारा किया। बोले, मजाक कर रहा था यार, अफसर के मजाक पर हम मूड तो नहीं बना सकते थे। खामोशी से बैठ गए। हमारे संजीदा चेहरे देखते हुए मेजर साहब मतलब की बात पर आए। बोले, काम थोड़ा मुश्किल है। मैं कमांडोज के भेजने के हक में था, मगर झल्लू का खात्मा करने वाले की अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मगर आप लोगों ने चूंकि उसे नजदीक से नहीं लंबे फासले से निशाना बनाना है, इसलिए आपको किसी कमांडो की निस्बत खतरा कम होगा। अलबत्ता वहां तक पहुंचना भी काफी दुश्वार है। तो पहले ये बताएं, तैराकी जानते हैं या नहीं? हम बैक जबान बोले, अच्छी तरह जानते हैं। वो फिर कहने लगे, जजीरे पर गंदुम का अच्छा खासा जखीरा मौजूद है, माल मवेशी की भी कमी नहीं। प्याज टमाटर में भी ये लोग खुद कफील हैं। अलबत्ता मसाला जात, चीनी पत्ती, घी, सिगरेट्स, नस्वार वगैरह जैसी अशिया का खातिर खा जखीरा ये जमा नहीं कर सके थे, और अब ये सामान इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। जजीरे से बाहर भी उनके काफी हमदर्द मौजूद हैं, जो रात की तारीकी में ट्यूब के जरिए बहाव के रुख तैरते हुए जजीरे तक सामान पहुंचा रहे हैं। नाइट विजन साइट्स की वजह से घेराव के पहले ही दिन ये लोग हमारी नजरों में आ गए थे, लेकिन हमने जानबूझकर नजरअंदाज किए रखा। अलबत्ता सीक्रेट सर्विस ने पोशीदा रहकर उन लोगों के ठिकाने मालूम कर लिए हैं। अब डाकुओं के तमाम हमदर्द हमारी नजरों में हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने में कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने ढील दिए रखी। अब आप दोनों उन्हीं के भेस में जजीरे तक पहुंचोगे। मैंने पूछा, वो अपने आदमियों को पहचानते नहीं होंगे? वो इत्मीनान से बोले, जो आदमी सामान पहुंचाते हैं वो वहां रुकते नहीं हैं, बल्कि सामान छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने मायूसी जाहिर की, फिर तो सारा किस्सा ही फजूल है। मेजर साहब वजाहत करने लगे। बोले, जजीरे की लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी है। डाकुओं की रिहाइश मखसूस इलाके में है, अलबत्ता निगरानी वो पूरे जजीरे की करते हैं। जजीरे में चंद अफराद का दाखिल होना उतना दुश्वार नहीं है, लेकिन वहां छुप कर काम करना काफी मुश्किल है, और ज्यादा तादाद में कमांडो भेजने का मतलब खुली लड़ाई है, जिसका नुकसान यरगमालियों की मौत की सूरत बरामद हो सकता है। अगर उनके कब्जे में पुलिस के जवान न होते तो हमें इतनी तगोदौ न करनी पड़ती। और सच कहूं तो पुलिस के अलावा एक बड़ी सरकारी शख्सियत का बेटा भी डाकुओं की कैद में है। वो बेगैरत किसी लड़की के चक्कर में उनके हत्थे चढ़ा है। ये लोग खूबसूरत लड़कियों के जरिए मुतमव्विल खानदानों के लड़के फांसते हैं, फिर उन्हें जजीरे पर कैद करके मुंह मांगा तावान वसूल करते हैं। मगर उस लड़के को घेरने का मकसद तावान के साथ अपने मुतालिबात भी तस्लीम करवाना था। अब वो लड़का और पुलिस वाले हमारी राह के बड़े रोड़े बन गए हैं। हम उनकी वजह से खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आप लोगों को चंद दिन छुप कर रहना होगा, और स्नाइपर कैसे छुपते हैं इस बारे में आप दोनों मुझसे बेहतर जानते होंगे। बाकी आपका काम फकत झल्लू को ठिकाने लगाकर अपनी जानें बचाकर निकलना है। कभी उम्मीद है कि उसके बाद 1-2 दिन के अंदर हालात सुधर जाएंगे। मैंने मशवरा देते हुए कहा, अगर उनके आदमियों के भेस में गए तो आपको मुकम्मल सेटअप को गिरफ्तार करना पड़ेगा, और हमें जजीरे में घुसने का मौका भी जाने मिल सके या नहीं। इसकी बजाय हम अपने तरीके से चले जाते हैं और किसी ऐसे कोने से जजीरे में घुसने की कोशिश करेंगे जहां उनके पहरेदार मौजूद ना हो। उसके बाद इंशाल्लाह वो हमें तलाश नहीं कर पाएंगे। मेजर साहब ने लम्हा भर सोचकर असबात में सर हिलाया। बोले, जैसे मुनासिब समझो। और सच कहूं तो तुम दोनों को भेजने की वजह भी यही है। गोरीले और स्नाइपर में यही बुनियादी फर्क होता है कि गोरीला जितना भी जीदार हो, स्नाइपर जैसी छुपने की सलाहियत और हदफ का इंतजार करने की बर्दाश्त नहीं रखता। सरदार ने एतमाद भरे लहजे में कहा, सर इजाजत दें, और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। हम जाने के इरादे से खड़े हो गए। मेजर साहब ने हमें जाने की इजाजत देते हुए हकीकत उगली। बोले, मायूस आप मुझे नहीं खुद को करेंगे, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं। हम सलूट करके निकल आए। सरदार ने मुंह बनाया। बोला, राजा तेरी नहूसत किसी दिन मुझे भी ले डूबेगी। मैंने झिड़का, कहा, मिन्नत किसने की थी कि साथ आओ। वो जल्दी से बोला, इसीलिए तो खुद को कोस रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, ये काम मेरे लिए रहने दो। वो तानाजन हुआ। बोला, कोई अच्छा काम तो तुमसे हो नहीं सकता, बस बकबक करना ही सीखा है। मैंने कहका लगाते हुए कहा, खान को कोसने से अच्छा काम क्या हो सकता है। उसने धमकी दी। बोला, ख्याल करो पलवशा भी खान है, और मैं मिनवन सारी गुफ्तगू अपनी बहन के सामने दोहरा दूंगा। उसे जलाने के लिए मैंने एक और कहकहा बुलंद किया। यूं ही गपशप करते हम एमटी तक आए और कमांडो कंपनी की गाड़ी लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गए। अगले आधे घंटे में हम दरिया किनारे पहुंच गए थे। घंटा डेढ़ हम दरिया उबूर करने और जजीरे में छुपने के तरीक़ाकार पर बहस करते रहे। बहाव के रुख ट्यूब पर तैरते हुए जजीरे तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं था, अलबत्ता वहां मकसद पूरा होने तक छुप कर रहना मुश्किल था।
वो दिन और उससे अगला दिन हमने रैकी में गुजारा और फिर उससे अगली रात 12 बजे के करीब हम जाने को तैयार थे। मेरे पास मजबूत प्लास्टिक के गिलाफ में लिपटी थंडरबोल्ट मौजूद थी। सरदार के झोले में स्नाइपिंग का जरूरी सामान और इजाफी एमुनिशन मौजूद था। साइलेंसर लगे पिस्टल हमने मोमी लिफाफों में लपेट कर होल्स्टर में रख लिए थे। सरदार के पास क्लैशनकोफ भी मौजूद थी, क्योंकि दूरमार निशानेबाजी के अलावा क्लैशनकोफ स्नाइपर राइफल से ज्यादा कारआमद थी। 2 बड़ी ट्यूबों के साथ एक गाड़ी हमें छोड़कर वापस चली गई। दरिया खूब चढ़ा हुआ था और रात के वक्त किनारे से टकराने वाली लहरें उसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक अंदाज में पेश कर रही थीं। हकीकत यही है कि अंधेरा मसाइब और आफतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। डाकुओं के खतरे से पहले हमें दरिया से नबरदाजमा होना था। शायर कहता है, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियां लगे। और हमारे पास तो ले दे के रबड़ की ट्यूबें थीं। गो दोनों बेहतरीन तैराक थे कि स्नाइपर की तरबियत में सिखलाई का कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ा जाता। स्नाइपर वो सीगा है जिसका इस्तेमाल रिवायती जंग के हर मरहले यानी हमला, दिफा, पेशकदमी, पसकदमी, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके की लड़ाई वगैरह में जितना जरूरी और अहम होता है, उतना ही गैर रिवायती जंग के लिए भी अहम होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि अच्छा कमांडो अच्छा स्नाइपर भी हो, अलबत्ता अच्छे स्नाइपर का अच्छा कमांडो होना अशद जरूरी है। सरदार ने झोले को पीठ पर लाते हुए संजीदा लहजे में मुंह शगाफी की। बोला, राजे, मगर डूबते वक्त कलमाए शहादत मुंह में पानी जाने की वजह से पढ़ा न जा सके तो क्या मगफिरत हो जाती है? उमूमन मुश्किल मार्के पर रवाना होने से पहले वो कलमाए शहादत ज़ेरे बहस जरूर लाया करता। मैं इत्मीनान से बोला, तुम पढ़ भी लो तब भी मगफिरत की उम्मीद कम ही है। वो भिन्नाते हुए बोला, क्यों? मेरे आमाल भी अपने करतूतों जैसे नजर आते हैं जो मगफिरत की उम्मीद ही गायब करती। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती के अलावा मेरा काबिल एतराज फेल बताओ। मैंने प्लास्टिक के गिलाफ में लिपटी हुई थंडरबोल्ट राइफल का थैला पुश्त पर लाद लिया। वो फौरन बोला, काबिल एतराज नहीं, काबिल मुआखजा समझो। मैं तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हारे स्याह नामा आमाल में सबसे ज्यादा कालक मुझ पर बदगुमानी की होगी। वो बोला, हकीकत को गुमान कहना तुम्हारा ही हौसला है। उसने स्पोर्ट्स शूज उतार कर मोमी लिफाफे में लपेट लिए, क्योंकि जजीरे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें जूतों की ही जरूरत पड़ती। गर्मियों के मौसम में जंगल में सबसे ज्यादा खतरा सांप बिच्छुओं का होता है। हमने कपड़े भी उतार कर मोमी लिफाफे में डाल लिए थे और उस वक्त हमारे बदन पर सिर्फ जांघिया बाकी था। मैंने मौजू तब्दील करते हुए कहा, चलें, वरना बातूनी खान बकिया रात गपशप में गुजार देता। वो बोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने ट्यूब उठाकर पानी में कदम रख दिए। गर्मी के मौसम में दरिया के पानी का लम्स कितना खुशगवार होता है, इसके लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अलबत्ता रात के इस पहर चढ़े हुए दरिया का सामना करना किसी लिहाज से खुशगवार नहीं था। किनारे के साथ ही पानी कमर से ऊपर तक था। ट्यूब पर सीने के बल लेटकर हमने खुद को दरिया के हवाले कर दिया। बहते पानी में तैराकी करना खड़े पानी की निस्बत बहुत आसान है। बस तैरने का तरीका आना चाहिए, बाकी काम पानी खुद कर लेता है। हमें चूंकि दरिया के बीच पहुंचना था और बगैर हरकत किए ये मुमकिन नहीं था, इसलिए हाथों को चप्पुओं की तरह चलाते हुए हम ट्यूब को दूसरे किनारे की तरफ धकेलने लगे। पानी के बहाव के साथ बहते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता दरिया को भी उबूर कर रहे थे। ट्यूबों ने हमारा काम आसान कर दिया था। एक तो उससे आवाज पैदा नहीं हो रही थी, दूसरा रफ्तार भी तेज थी और वजन वगैरह को पार ले जाना भी मुश्किल नहीं रहा था। दरिया के दरमियान में पहुंचकर हमने ट्यूब को धकेलना बंद कर दिया, क्योंकि हमें बहाव के साथ जजीरे के आखिरी किनारे के करीब पहुंचना था। हमें वहां तक पहुंचते ज्यादा देर नहीं लगी जहां से किनारे के साथ लगना था। मैंने सरदार को छेड़ते हुए कहा, खान साहब, अगर किनारे पर पहुंचते ही भाई लोग टकरा गए तो नंगे मारे जाएंगे। वो इत्मीनान से बोला, तो परेशान मुझे होना चाहिए जिसकी कोई इज्जत है, तुम्हें क्या खतरा? ट्यूब को जजीरे के किनारे की तरफ धकेलते हुए मैं आहिस्ता से बोला, अल्लाह पाक की शान, रात दिन बदेसी बीवी से बेइज्जत होने वाला खुद को इज्जतदार गिनवा रहा है। वो मुंह बनाते हुए बोला, बीवी से बेइज्जत होना किसी गैर औरत से बेइज्जत होने से 1000 गुना बेहतर है। मैंने डींग मारते हुए कहा, किसी गैर औरत की जुर्रत के मेरी बेइज्जती कर सके? सरदार ने मुंह बनाया, बोला, मुंह ना खुलवाओ यार, मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर अब किनारे लगने वाले हैं इसलिए थोबड़ा बंद करना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया। चांद तीसरे क्वार्टर में था और उस वक्त तक मशरिक से सर उभार चुका था। फौजी कार्रवाइयों में चांद की बहुत अहमियत होती है और किसी भी मिशन पर जाने से पहले चांद का जायजा लेना जरूरी समझा जाता है। इस मकसद के लिए चांद की 4 हालतें मुकर्रर की गई हैं, यानी पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वार्टर। किनारे के करीब पहुंचते ही हमने चुप साध ली। चांद की रोशनी हमें काफी मदद फराहम कर रही थी।
वरना घुप अंधेरे से बचने को शदीद ऐनक की मदद लेना पड़ती। डाकू उमूमन जजीरे का दूसरा किनारा इस्तेमाल करते थे। इस जानिब आने का मकसद ये था कि भागने में सहूलत रहे। ट्यूब से उतरकर हमने कीचड़ में पांव रख दिए। सरदार ने सरगोशी की, बोला किनारे पर चढ़कर जायजा लो, मैं ट्यूबों से हवा निकालता हूँ। मैं असबात में सर हिलाता हुआ किनारे की तरफ बढ़ गया। हल्की सी तगदो के बाद मैं ऊपर पहुंच गया। किनारे पर काफी झाड़ियां उगी थीं, दरख्त भी काफी थे। दूर दूर तक दिखाव की सहूलत मैसर नहीं थी। उसके लिए किसी दरख्त पर चढ़ना जरूरी था, मगर फिलहाल मैं उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। झोले से नाइट विजन निकाल कर ऑन की और आंखों से लगाकर दाएं बाएं का जायजा लिया। कोई मुश्कूक चीज और हरकत न देखकर मैंने सरदार को सब अच्छा का इशारा किया। वो मोहतात अंदाज में ट्यूबों को खाली करने लगा, क्योंकि ट्यूबों को छुपाना जरूरी था। उन्हें वहीं छोड़ देते तो हमारा आना राज न रहता, दरिया में बहा देते तो वापसी में मसला होता। ट्यूबें खाली करके सरदार ऊपर आ गया था। हमने कपड़े पहनकर ट्यूबों को छुपा लिया और जाने को तैयार हो गए। अब आगे के मराहिल दरपेश थे। स्नाइपर के लिए पहला मरहला दुश्मन की बेखबरी में उसके इलाके में पहुंचने का होता है। उसके बाद हदफ की तबाही का नंबर आता है और उन दोनों मराहिल के दरमियान इंतजार का पुरअज़ियत मरहला। इस मिशन में बुनियादी मसला हदफ की पहचान का था। हमें हदफ की पहचान नहीं थी और न हदफ के इंतजार में घात में बैठ सकते थे। सरदार ने मशवरा लिया, बोला मचान बनाना मुनासिब रहेगा या नीचे डेरा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा एक आध दिन का खेल नहीं है कि मचान बनाने की जरूरत पेश आए। सरदार मुसिर हुआ, बोला रात गुजारने को तो मचान ही मुनासिब रहेगी। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा जजीरे का जायजा लिए बगैर जगह का इंतखाब आसान नहीं होगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, गोया सांप या बिच्छू से डसवाने का पक्का इरादा है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं सांप बिच्छू पर तरस नहीं खा सकता। अगर एक खान को डसकर वो मरना ही चाहते हैं तो उनकी मर्जी। सरदार ने दांत पीसे बोला, राजे सुधर जा। मैंने कहा, वाह, छलनी कूजे को कहती है कि तुम में दो सुराख हैं। ये कहते हुए मैंने नादानिस्तगी में कहकहा बुलंद किया। सरदार ने तंबीह की, आहिस्ता। मगर उसी वक्त थोड़े फासले से एक हयूला उठकर भागा। मैंने फौरन पिस्तौल निकाला, मगर गोली चलाने से पहले वो झाड़ियों का हिस्सा बन चुका था। उसका रुख दरिया की तरफ था। मैं उसके पीछे जाने का सोच ही रहा था कि सरदार की सख्त आवाज मेरे कानों में पड़ी, खबरदार अगर हिलने की कोशिश की। वो उसी झाड़ी के करीब था जहां से निकलकर नामालूम शख्स दरिया की तरफ भागा था। इसी असना में दरिया की जानिब छपाका हुआ जैसे कोई पानी में कूदा हो। शदीद भागने वाला सख्त डरा हुआ था। मैं कदम बढ़ाते हुए सरदार के करीब हुआ, जिसने एक शख्स पर क्लैशनकोफ तानी हुई थी। उसी वक्त मेरी समातों में गिड़गिड़ाती हुई निस्वानी आवाज पड़ी, अल्लाह दे वास्ते में को वंजा डेओ। मैं चौंका। एकदम कहानी के ताने बाने मेरे पल्ले पड़ गए। प्रेम पंछी तन्हाई की तलाश में आम आबादी से दूर आकर एक दूसरे को हाले दिल सुना रहे थे और ऊपर से हम टपक पड़े। आशिक बेचारे को मोहब्बत की बजाय जान बचाने की पड़ गई। यकीनन चंद लम्हात पहले तक वो लड़की के लिए यूं जान देने के दावे कर रहा होगा जैसे पाकिस्तानी सियासतदान इलेक्शन से पहले महंगाई खत्म करने के किया करते हैं। लेकिन जो ही खतरा महसूस किया उसने भागने में आफियत जानी। ये भी मुमकिन था कि लड़की किसी बड़े गुंडे की बीवी, बेटी या मंजूर नजर होती। बहरहाल अब वो लज्जाजत और मिन्नतजारी से जान बख्शी की दरखास्त कर रही थी। लड़की सराइकी बोल रही थी। अल्फाज न सही अंदाज से सरदार को भी मालूम हो गया था कि वो क्या कह रही है, मगर उसने अक्लमंदी की कि खामोश रहा। मैंने छोटी टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी। वो अपने लिबास को दुरुस्त कर रही थी। करीब ही जेरी मर्दाना लिबास पड़ा था। आशिक नामुराद ने कुछ ज्यादा ही उजलत का मुजाहरा किया था। वो एक खुश शक्ल लड़की थी। उसे मुसलसल रोशनी के दायरे में रखना मुझे मुनासिब न लगा। टॉर्च बुझाते हुए मैंने तंजिया अंदाज में कहा, यह खेल कब से शुरू है? मेरा अंदाज यूं था जैसे हमारा ताल्लुक जजीरे से हो। वो सिसकते हुए बोली, भाई माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। मैंने गहरा सांस लेते हुए सोचने की अदाकारी की। फिर मानी खेज लहजे में कहा, पहले तफसील बताओ ताकि तुम्हें माफ करने के बारे में सोचा जा सके। उसने थोड़ी ली तो लाल की, मिन्नत समाजत की कि उसे कुछ मालूम नहीं। मुझे थोड़ी डांट टपट करना पड़ी, हल्का फुल्का धमकाना पड़ा, तब जाकर उसने अपना मुंह खोला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।